जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9 बज गए हैं और अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज आखिरी लेक्चर है टेक्निकली, और आज ज्वाइनिंग बड़ी कम तादाद में हो रही है। मेरा ख़्याल है कि शायद लोगों को मैसेज अभी तक नहीं मिला। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैंने मैसेज कर दिया था, मैंने दूसरे ग्रुप के अंदर मैसेज नहीं किया, वो मैं कर देता हूँ और फिर हम अपने आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, ये मैंने ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दिया है, तो जिन्होंने ज्वाइन करना है वो इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। आज सर हमारा है 7वां लेक्चर, और आज इंशाल्लाह जी मैं माइक सर ऑफ करता हूँ। जी सर आज हमारा है 7वां लेक्चर, और आज का जो लेक्चर है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आज हमारा 7, 8 और 9 लेक्चर्स तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, वैसे तो पिछले लेक्चर्स भी हमारे जितने हैं वो पौने 2 घंटे पे, डेढ़ पौने 2 घंटे पे गए हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आज का लेक्चर 3 हिस्सों में होगा, और अभी हम पहले हिस्से की बात करने लगे हैं। कल मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक लेक्चर जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, फिबो के ऊपर भी किया जाए, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि आज का जो लेक्चर का पहला हिस्सा है वो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक नहायत पावरफुल, नहायत एक्यूरेट टूल है, जिसके ज़रिए पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा सकती है। और मार्केट के हवाले से जब हम ख़ास तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि पिछले कुछ 17, 18, 19 सालों से मैं फिबोनाची के साथ डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ, तो मार्केट के अंदर एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन आपको पता होती है कि मार्केट ने कहाँ पे जाना है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बड़े काम की होती है, क्योंकि अगर आपको पता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी तो आप उस जगह पे जाने तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा कॉमन इशू जो एक नए और पुराने फॉरेक्स ट्रेडर को आता है वो यही होता है कि हम ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो ट्रेड हमने ली है इसका एग्जैक्टली टेक प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे लगाना है। तो इस हवाले से बहुत सारे मेथड्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एसएमसी है, और बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, वगैरह वगैरह, वीएसए है। तो सारे ही मेथड्स अपनी अपनी जगह पे ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से सारे ही मेथड्स जो हैं वो देते हैं। लेकिन फिबोनाची को शायद थोड़ा सा एक एज हासिल है कि ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एक पिप तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो आज का लेक्चर जो है, पहला हिस्सा हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर है। हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या, उसको किस तरह से, उसमें होता क्या क्या है, उसको ड्रा कैसे करेंगे, और उससे फिर टारगेट्स किस तरह से निकाले जाते हैं। ख़ास तौर पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक कमाल का फ़ीचर है, वो ये कि हमने देखा है कि मार्केट जो है वो किसी एक साइड पे जब जाती है, मैं यहाँ पे पेंट का प्रोग्राम अगर मैं ऑन कर सकूँ, ये आ गया पेंट का प्रोग्राम। जी जनाब, तो हमने देखा है कि मार्केट जब जाती है किसी एक डायरेक्शन में, तो वो हमेशा के लिए उस डायरेक्शन में नहीं जाती, वो जिग-जैग करती है, वो वापस आती है। अब मार्केट स्ट्रक्चर हमने पिछले एक लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि एक बुलिश स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि मार्केट इस तरह से मूव करती है, हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट करके मूव करती है। इसी तरह से जब सेलिंग में जाएगी तो वो लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट करेगी। तो सबसे बड़ा इशू एक नए फॉरेक्स ट्रेडर को ये होता है कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में गई और उसके बाद यहाँ तक गई, उसके बाद जब वो वापस मुड़ने लगती है, तो वो एग्जैक्टली कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बंदा कह सकता है कि यार बस अब इससे ज़्यादा इसने नीचे नहीं जाना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट
एग्जैक्टली ये पॉइंट आपको पिन पॉइंट करके दे देता है कि लो जी बस अब मार्केट ने और नीचे नहीं जाना और मार्केट अब दोबारा से अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। अब प्रीवियस ट्रेंड को मार्केट अगर फॉलो कर रही है तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये इन्फॉर्मेशन भी साथ ही दे देता है कि जो अगला ट्रेंड होगा, जो अगली वेव होगी, उसका पोटेंशियल क्या होगा, वो स्ट्रांग होगी, वीक होगी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी या बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मिल जाती है। और ये एक ऐसी लाजवाब इन्फॉर्मेशन है कि जब ट्रेडर के हाथ में ये इन्फॉर्मेशन हो कि मार्केट अब जो प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कहाँ तक जा सकती है, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग होती है और फिर आप ट्रेड लगा के तो भूल जाते हैं अपना टेक प्रॉफिट सेट करके। आपको पता होता है कि हाँ मार्केट अब इस डायरेक्शन में यहाँ तक जाएगी। ट्रेडर्स का सबसे मेन और कॉमन इशू यही है कि हम लॉसेस के अंदर तो अपनी ट्रेड्स को होल्ड करके बैठे रहते हैं, लॉस बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रेड प्रॉफिट में आती है तो हमें डर लगता है कि यह मेरी ट्रेड जो है वो अब रिटर्न ना हो जाए। थोड़ा सा भी प्रॉफिट आता है तो हम फौरी तौर पे अपनी ट्रेड को बंद करने के चक्कर में जाते हैं कि हम अपने उस प्रॉफिट को सिक्योर कर लें, कहीं मार्केट रिटर्न ना कर जाए। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए जब हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो ये डर ख़त्म हो जाता है। हमें पता होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अब इस अगले टारगेट को हिट करना है और उस वक्त तक अपनी ट्रेड को हम आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअली है क्या, चार्ट पे पहले चलते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा मैं आप लोग को उसको समझाने के लिए इधर आऊँगा, बल्कि शायद चार्ट पे ही हम कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक चार्ट है। इससे पहले कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस चार्ट पे समझाऊं, मैं एक ख़ाली चार्ट ले लेता हूं और यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को टेम्परेरीली ख़त्म कर देता हूँ। नन 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 और नन। चलो जी, हमारा पास एक ख़ाली ब्लैंक स्क्रीन आ गई है। MT4 में ऊपर मेन्यू के अंदर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल मौजूद है और मैंने पिछले एक लेक्चर में दिखाया था कि इंसर्ट पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची है और उसके बाद 1 2 3 4 5 किस्म के फिबोनाची टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी दिखाया था कि जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ वो किस तरह का होता है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, इस वक्त मेरे पास ओपन है। तो ये है जनाब मेरे पास मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने अप्लाई किया हुआ है। और करता मैं ये हूँ कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जब ट्रेड करता हूँ तो उसके लिए फिर ये मेरा ट्रेडिंग सिनेरियो है कि मैं मंथली, वीकली, डेली, H4, H1, M30 इन सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर पहले एनालिसिस करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। ये मेरा क्रूड ऑयल का चार्ट है। इसी तरह से अगर मैं ये दिखा सकूँ तो ये मेरा गोल्ड का चार्ट है और इस वक्त गोल्ड देखें अपने एक टारगेट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एक टारगेट को ईजीली हिट कर रहा है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब अगला मरला शुरू हो जाएगा, या मार्केट इसको ब्रेक करेगी या रिटर्न करेगी, वो क्या होगा वो अभी मैं समझाता हूँ। और इसी तरह से जब हम करेंसीज़ को ट्रेड करते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में अपना ट्रेडिंग स्टेशन पूरा दिखाया था। मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ। मुझे पूछा भी था किसी बंदे ने कि इतने सारे MT4s, तो वो इतने सारे MT4s इसीलिए हैं, ये इस वक्त मेरे ट्रेडिंग स्टेशन पे 70 के करीब 70 एग्जैक्टली 70 MT4s जो हैं वो इंस्टॉल हैं। और हर MT4 जो है वो डिज़ाइन किया गया है इसी तरह से कि हर MT4 के अंदर यहाँ पे 7 एक चीज़ को ट्रेड करने के लिए 7 किस्म के MT4s हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देखें 7.1 से लेके क्रूड ऑयल जो है वो 7.7 तक इसके MT4s हैं। हर MT4 के अंदर अलग-अलग सेटिंग मौजूद है। कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से है, कोई प्राइस एक्शन के हवाले से है, कोई किसी और मेथडोलॉजी के हवाले से काम कर रहा है। तो हम जब भी ट्रेड करते हैं तो ये सारी एफर्ट हम पहले पुट करते हैं। हम मार्केट को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और क्या होने के इम्कानात हैं।
एनालिसिस के ऊपर पूरा टाइम देते हैं, और जाहिर है जब आपका टाइम पूरा एनालिसिस के ऊपर लगा हुआ होगा, अच्छे तरीके से आपने एनालिसिस किया हुआ होगा, तो आपको रिज़ल्ट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। सर चार्ट पे ज़्यादा विंडोज़ लगाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है, मैंने पिछले एक लेक्चर में बताया था। आप MT4 के अंदर जितने भी चार्ट लगाना चाहते हैं ज़्यादा विंडोज़ इस तरह से, वो ओपन कर लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि 6 से ज़्यादा एट ए टाइम ना लगाएं, क्योंकि वो फिर बहुत छोटे हो जाते हैं। और ये ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ ये गायब हो गया, ऊपर MT4 में ये आपके पास जूम इन और जूम आउट के बटन के साथ ये 4 छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे तो सारे चार्ट्स जो हैं वो इस तरह से आपके अरेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। अगर मैं किसी एक चार्ट को जूम इन कर देता हूँ तो आप देखें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली वो सारे चार्ट्स को अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर देगा। अच्छा जी, अब बारी आती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कैसे करता है। मैंने बताया कि एक तो हम इंसर्ट के मेन्यू में जाके यहाँ से फिबोनाची, और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारे पास रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची के कई सारे टूल हैं, रिट्रेसमेंट है, टाइम जोन है, फैन है, आर्क है और एक्सपेंशन है। हम आज सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैं डिटेल से तो नहीं पढ़ा सकूँगा इस छोटे से लेक्चर में, लेकिन कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। अगर आप यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहते तो नीचे टूल्स के अंदर आपको ये ए से पहले और चैनल के बाद ये आपको छोटी छोटी बारीक बारीक 4-5 लाइनें नज़र आ रही हैं, नीचे छोटा सा F लिखा हुआ है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहीं पे इसका सारा कमाल है कि लगाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। लगाना जिसको आ गया वो आगे भी समझ जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये है क्या। ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया है, और इसमें अगर गौर करें तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे है 0.00, उसके बाद 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100, 161.8, 261.8 और 423। ये फिबोनाची के डिफ़ॉल्ट लेवल्स हैं, जो कि जैसे ही आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इस टूल को ड्रा करते हैं ऑटोमेटिकली ये लाइनें आ जाती हैं। अब ये लेवल्स क्या बताते हैं? ये लेवल्स ही सारा कमाल करते हैं। मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ आपको इस पे समझाने की। होता ये है कि मार्केट फ़र्ज़ करते हैं नीचे गिरी है। अब नीचे गिरने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो जाती है। मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। मार्केट अब ऊपर उठना शुरू हो जाती है। अब ऊपर उठने की सूरत हाल में मार्केट के पास 2, 3, 4 ऑप्शंस होंगे। यही कुछ हमें ऊपर जाने वाली कंडीशन में भी मिलेगा, मैं वो भी समझा दूंगा कि या तो मार्केट 23 के लेवल तक ऊपर उठ सकती है और फिर नीचे चली जाएगी, या मार्केट 38 के लेवल पर तक जा सकती है फिर नीचे चली जाएगी, या मार्केट 50 के लेवल तक जा सकती है फिर नीचे चली जाएगी, या मार्केट 61.8 के लेवल पे जा सकती है, या मार्केट जो है वो 100 के लेवल पे जा सकती है। ये मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट इन लेवल्स में से किसी लेवल को फॉलो करेगी। फॉलो करने का मतलब ये होता है कि मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल को फॉलो करता हुआ दिखाती है। मैं अभी आपको चार्ट पे वो दिखाऊंगा कि कैसे दिखाती है। सेम इसी तरह से मार्केट जो है वो ऊपर गई है और मार्केट अब वापस नीचे की तरफ अगर आएगी तो क्या होगा कि मार्केट फर्स्ट अटैम्प्ट में 23 के लेवल तक नीचे जा सकती है, या मार्केट 38 के लेवल तक नीचे जा सकती है, या मार्केट 50 के लेवल तक नीचे जा सकती है, या मार्केट 61.8 के लेवल तक नीचे जा सकती है, और या फिर मार्केट 100 के लेवल तक नीचे जा सकती है। 100 के लेवल से आगे फिर अगले लेवल शुरू हो जाते हैं 161.8, 261.8 एंड 423, जो कि काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स हैं। तो ये मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो इन लेवल्स को फॉलो करके जाएगी। कैसे? यहीं पे सारा असल काम है कि कैसे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है और वो ये दी है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो हमेशा कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगी, वो वापस मुड़ेगी। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है, मैं इसके बारे में बात करने लगा हूँ, तो वो वापस मुड़ेगी। अब वापस मुड़ने के चक्कर में हम देखते हैं कि मार्केट इन लेवल्स में से किस लेवल तक वापस मुड़ना चाहती है। 23, 38, 50, 61.8 या 100 तक, कहाँ तक मार्केट मुड़ना चाहती है। अगर मार्केट
23 तक रिटर्न करती है और 23 से नीचे नहीं जाती, जो कि बहुत कम होता है कि 23 तक रिटर्न करे, इसको हम कहते हैं 23 की रिट्रेसमेंट है। तो ऐसा रिटर्न मार्केट में आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रिटर्न होता है। मार्केट बहुत शिद्दत के साथ फिर अपने प्रीवियस ट्रेंड में वापस चली जाती है, यानी नीचे से ऊपर गई थी, वापस आई है, 23 तक होल्ड किया है और फिर मार्केट बहुत शिद्दत के साथ वापस ऊपर चली जाएगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट कहलाती है। उसके बाद अगर मार्केट 23 से नीचे जाती है और 38 के लेवल तक जाती है और इससे रिटर्न करती है, तो ये भी एक अच्छी रिट्रेसमेंट, बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट कंसिडर की जाती है। और मोस्टली हमें यही देखने को मिलती है कि मार्केट 38 के लेवल से होल्ड करते हुए वापस ऊपर जाती है। अगर मार्केट 50 के लेवल तक आ जाए, 50 जो है वो एक सेंटर पॉइंट है, तो अब मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड था, अब मार्केट वापस ऊपर जाएगी। 50 के लेवल से अगर होल्ड करके मार्केट रिटर्न करती है ऊपर की तरफ तो वापस ऊपर जाएगी, लेकिन ये एक बड़ी मॉडरेट सी, वीक सी मार्केट होगी जो कि ऊपर जा सकती है, लेकिन काफ़ी धक्का शक्का इसको लगाना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगर मार्केट 61.8 तक आ जाती है तो अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक हम कंसिडर करते हैं। 61.8 से मार्केट रिटर्न तो करेगी, लेकिन अब उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं होगी जो 23 की या 38 की थी। अगर मार्केट 61.8 ब्रेक कर देती है तो फिर अगला टारगेट जो है वो बड़े आराम से 100 का होता है, और ये टारगेट निस्बतन बड़ा होता है। मार्केट में 61.8 से लेके 100 तक एक अच्छे खासे पिप्स हमें मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए, और 61.8 ब्रेक होने की सूरत में फिर आगे 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 एंड काफ़ी आगे ये सारा कुछ मार्केट करती है। ये तो होगी थोड़ी सी थ्योरी। मुझे उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोगों को ये प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आई होगी, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई। अब हम चलते हैं चार्ट पे और इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये काम करती कैसे है। अच्छा जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर ये जो अभी हमने लेवल्स की बात की है, इसमें हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जिनको हम गोल्डन रेशोज़ कहते हैं। 23 और 38 दोनों ही गोल्डन रेशोज़ कहलाती हैं। 61.8 गोल्डन रेशो कहलाती है, 100 भी गोल्डन रेशो है, और आगे जितनी भी रेशोज़ हैं वो गोल्डन रेशो हैं। वैसे बेसिकली 61.8 जो है उसको गोल्डन रेशो की कहा जाता है, लेकिन बाकी की जो रेशोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो भी गोल्डन रेशो के अंदर शामिल हैं। 50 का जो लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर, वो एक्चुअली फिबोनाची का अपना लेवल है ही नहीं। मैंने इस लेक्चर में फिबोनाची के मैथमेटिकल फार्मूले के ऊपर कोई बात नहीं की कि फिबोनाची एक्चुअली बना कैसे है। मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, और वो ये है कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद यूट्यूब पे जाके आप जस्ट व्हाट इज़ फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं, व्हाट इज़ फिबोनाची, ये सर्च कीजिएगा। आपको एक नहीं बेशुमार वीडियोस मिलेंगी जिसमें फिबोनाची के बारे में आपको डिटेल से मिलेगा कि फिबोनाची एक्चुअली एक कुदरत का फार्मूला है, ये मैन मेड नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी कुलिये कायदे के तहत बनाया है। ये एज ए मुसलमान हम सब मानते हैं, और एज ए इंसान भी हम मानते हैं। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी भी मज़हब के पैरोकार हैं, हमें हमारा कोई ना कोई खुदा है। मुसलमानों का एक खुदा है, हिंदुओं के बहुत सारे खुदा हैं, उनके ऊपर भी एक खुदा है, ईसाइयों के भी हैं। सारे हम ये मानते हैं कि इंसान को किसी ने बनाया है, कायनात की हर चीज़ को किसी ने बनाया है। अब वो जो बनाने वाला है उसने रैंडमली कुछ नहीं कर दिया। जो भी आप चीज़ उठा लें उसके अंदर कोई ना कोई फार्मूला मौजूद है, और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जहाँ तक सुना है, पढ़ा है, कि इंसानों के लिए कुदरत ने निशानियाँ दी हैं, अल्लाह ने निशानियाँ दी हैं। और मफ़हूम कुछ इस तरह से है आयत का, अगर मुझे सही याद हो, कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं जो समझ सके, कुछ इस किस्म का मफ़हूम है उसका। यानी अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने निशानियाँ दी हैं, जो उसको समझ जाएगा वो राज को पालेगा। फिबोनाची एक्चुअली उसका पूरा नाम था लियोनार्डो फिबोनाची,
आई थिंक ये 17वीं सदी में या 18वीं सदी का एक रियाजीदान था। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ। बहुत कम उम्र के अंदर इसको अपने वालिद के साथ बहुत ज़्यादा सैर करने का मौका मिला मुख्तलिफ मुल्कों का। रियाजी का ये एक्सपर्ट था और इसको एक मिथ का सामना करना पड़ा। एक आप लोगों को भी पता होगा, थोड़ा सा सुना होगा आप लोगों ने, कि खरगोश जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं। इसने भी ये 18वीं सदी के अंदर ये सुना कि खरगोश जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं। और मैंने ज़ाती तौर पे खरगोश रखे हैं। जब मैं छोटा था तो हमने खरगोश रखे थे। 2 खरगोश लेके आए थे मेरे वालिद साहब, और उन 2 खरगोशों से फिर वो पूरी की पूरी कॉलोनी बन गई थी खरगोशों की कुछ अरसे के अंदर ही। और इसकी एक वजह तो ये है कि खरगोशों का जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत छोटा है। मेरा ख्याल है, मुझे अब एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन शायद 3 महीने के बाद वो बच्चे दे देते हैं। तो इसके पास भी ये आया मसला कि जी खरगोश जो हैं वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं। तो इसने ये ठाना कि चलो इसका जो सलूशन है वो निकालते हैं। 1 मिनट, इसको मैं ख़त्म कर दूं। चलो, इंडिया आया, और इंडिया में अगर हम बात करें, ये जो आज हम गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4, ये अंग्रेज़ी हिंसों की गिनती, ये भी फिबोनाची की ही ईजाद है। इससे पहले हम रोमन हिंस से लिखा करते थे, जो कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जो आई से लिखा करते थे। 1 ये होता था, 2 ये होता था, 3 इस तरह होता था, 4 जो है वो इस तरह होता था, 5 उसके बाद 6। तो ये रोमन हिंस से पहले चला करते थे। और फिबोनाची ने ये जो आज हमारी 1 2 3 है, ये फिबोनाची की ईजाद है सारी। फिबोनाची ने खरगोशों के ऊपर रिसर्च अपनी शुरू की। इंडिया में आया था और यहाँ पे आके उसने अपनी रिसर्च शुरू की, और उसने रिसर्च के अंदर ये पाया कि खरगोश एक ख़ास पैटर्न पे रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो पैटर्न क्या था? माजरत चाहता हूँ अगर आप लोगों को बोरियत महसूस हो रही हो, लेकिन ये समझ लेना, सीख लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मैथमेटिकल फार्मूले की बुनियाद क्या है। उसने कहा कि खरगोशों का एक जोड़ा जो है वो पहली दफ़ा एक बच्चा देता है, अगली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, जैसे मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि 3 महीने के बाद वो बच्चे देते हैं, अगली दफ़ा वो फिर एक बच्चा देता है। सर कोई मुझे बताएगा कि तीसरी दफ़ा वो कितने बच्चे देगा? खरगोशों का जोड़ा पहली दफ़ा एक बच्चा देता है, दूसरी दफ़ा वो फिर एक बच्चा देता है, तीसरी दफ़ा वो कितने बच्चे देगा? अब देखिए हम किधर फॉरेक्स पढ़ रहे थे, और फॉरेक्स पढ़ते पढ़ते हम खरगोशों के बच्चे गिनने पे आ गए। सर तीसरी दफ़ा वो 2 बच्चे देता है, और यहाँ से मैथमेटिकल फार्मूला शुरू हो जाता है। और वो फार्मूला बहुत ही आसान है समझने के लिए, और वो ये है कि वो हर दफ़ा पिछले 2 जो दफ़ा है उनको जमा करता है। पहले एक बच्चा था, दूसरी दफ़ा फिर एक बच्चा था, तीसरी दफ़ा जब वो बच्चे देगा तो वो पिछली 2 वैल्यूज़ को जमा करेगा और 2 बच्चे दे देगा। अब उसके बाद अगली दफ़ा जो बच्चे देगा वो 3 होंगे, क्योंकि वो 2 और 1 को जमा करेगा। उसके बाद जो बच्चे देगा वो 5 होंगे, क्योंकि वो 3 और 2 को जमा करेगा। उसके बाद आगे 8 होंगे, क्योंकि वे 5 और 3 को जमा करेगा। उसके बाद आगे 13 होंगे, क्योंकि वो 8 और 5 को जमा करेगा। और उसके बाद सो ऑन, यही सिलसिला जो है वो चलता रहता है। चूँकि खरगोशों का जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत छोटा है, तो ये फटाफट कुछ 4-6 महीने के अंदर ही बच्चे जो हैं वो बड़े भी हो जाते हैं जल्दी जल्दी, और फिर वो भी बच्चे देने शुरू कर देते हैं। तो ये लगता है कि खरगोश जो है वो बेतहाशा बच्चे दे रहे हैं, और जो पहला जोड़ा होता है वो 5वीं 6ठी 7वीं दफ़ा पे जाके बच्चे इतने दे देता है कि वाकई कॉलोनी खरगोशों की जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो फिबोनाची ने जब इस फिनोमिनो को देखा तो उसने सोचा कि आखिर इसकी वजह क्या है, और इसको थोड़ा सा उसने जब एक्सप्लोर किया तो पता ये चला कि ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है ये सिर्फ खरगोशों की हद तक महदूद नहीं है। कायनात में बेशुमार जगहों पे ये फार्मूला पाया जाता है। फिबोनाची तो इस फार्मूले को बता के मर गया, लेकिन उसके बाद साइंसदानों ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी, और इस वक्त जो इसके हकायक मौजूद हैं वो ये कि इंसान का छोटे से छोटा, बल्कि कायनात का मैं कह सकता हूँ कि छोटे से छोटी चीज़ जो है वो हमारा DNA है।
डीएनए भी सेम इसी फार्मूले के ऊपर बना हुआ है। इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की बात कर लें, हाथों की बात कर लें, उंगलियों की बात कर लें, मुंह, चेहरे, नाक, जिस्म के किसी हिस्से की बात कर लें, वो सारा फिबोनाची के रूल्स के मुताबिक है। दरख्तों के तनों के अंदर सर्कल आपको नज़र आएंगे, फूलों की पत्तियों की जो तरतीब है वो आप देख सकते हैं। हम इससे बड़े चले जाते हैं, समुद्रों में उठने वाली लहरें जो हैं वो फिबोनाची के इसी फार्मूले के तहत आती हैं। इवन के अगर हम इससे बड़े चले जाएं तो जो तूफ़ान आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, वो भी फिबोनाची के फार्मूले पे आते हैं। और हम मैक्सिमम जो बड़ी से बड़ी चीज़ इंसान को पता है वो है गैलेक्सी, जिसके अंदर हम रहते हैं। वो गैलेक्सी जो है वो इस तरह से बनी हुई है और ये फिबोनाची स्पायरल कहलाता है, और ये भी फिबोनाची के फार्मूले के एग्जैक्टली मुताबिक है। ये फिबोनाची का फार्मूला नहीं था, अल्लाह का फार्मूला था जो कि फिबोनाची ने डिस्कवर कर लिया। इतनी ज़्यादा हर जगह पे इसकी मौजूदगी को देखते हुए साइंसदानों ने ये सोचा, जब ये फाइनेंशियल मार्केट्स की बात आई तो साइंसदानों ने इसको फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर यूज़ करने का भी सोचा। और जब उन्होंने इसको यूज़ किया तो इसके कमालात देख के हैरान रह गया कि मार्केट, अब हम कहते हैं बार बार, एसएमसी वाले कहते हैं, जो वीएसए वाले हैं वो कहते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक वाले हैं वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि पैकेट्स मार्केट में बड़े ट्रेडर्स के काम कर रहे हैं, और हम भी यही कहते हैं कि मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उनके पैकेट्स काम करते हैं। यानी ग्रुप है, कोई ग्रुप कहीं बैठा है, कोई ग्रुप कहीं बैठा है, वो बहुत बड़ा बड़ा उनके पास कैपिटल है और जिसके ज़रिए वो मार्केट को मूव कर सकते हैं। लेकिन वो जब सारी एक्टिविटी करते हैं तो वो सारी की सारी एक्टिविटी हमेशा फिबोनाची के एग्जैक्टली मुताबिक होती है। और इसी वजह से ये मैं कह सकता हूँ कि फिबोनाची जो है वो इंस्टीट्यूशनल टूल है, क्योंकि सारे लोग इसको जानते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्चुअली फिबोनाची के रूल्स को ही फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड करते हैं। और हमने देखा है, कुछ मेरा ज़ाती तजर्बा है, कुछ हमने बहुत बड़े बड़े जगहों पे ट्रेडिंग होती देखी है जो कि एग्जैक्टली फिबोनाची को ही यूज़ करते हुए बेस बना के ट्रेडिंग करते हैं। ये तो हो गई इस फिबोनाची की कहानी। अब हम आते हैं जनाब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई कैसे करना है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करना ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यहीं पे ही सारे ट्रेडर्स जो हैं वो गलती करते हैं। और मैंने फिबोनाची को अपने तौर पे स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद मुझे कोई ख़ास इंटरनेट से हेल्प नहीं मिली। जो मिली हेल्प वो काफ़ी हद तक गलत थी। मुझे कन्फ्यूजन हुई कि यार मैं पता नहीं सही पढ़ रहा हूँ या सही फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। रिज़ल्ट्स मेरे बहुत आला आ रहे हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्तेफाक हुआ कि मल्टीनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स और कंपनीज जो ट्रेनर्स प्रोवाइड करती हैं, हमें उन ट्रेनर्स से डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने का मैं कह सकता हूँ कि शर्फ हासिल हुआ। समटाइम्स ऐसे ऐसे ट्रेनर से हमने ट्रेनिंग्स ली हैं जो शायद एक लेक्चर का $5,000 पब्लिक से चार्ज करते हैं। हमें कंपनीज़ की तरफ से वो फ्री में भी मिले हैं। पाकिस्तान में भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने पाकिस्तान में भी वो ट्रेनर्स भेजे हैं और यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस उन्होंने हमें दिए हैं। तो मेरा एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ एक फिबोनाची एक्सपर्ट के साथ मुलाकात का, सेटिंग का। तो मैंने अपने कंसर्न उनको बताया कि सर ये मैंने इसमें पढ़ा है, समझा है, सीखा है, अप्लाई किया है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर जब मैं इसको रिसर्च करता हूँ तो जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक मुझे नहीं मिल रहा, वो इसके बिल्कुल उलट मिल रहा है। तो उन्होंने इस बात पे मेरे साथ एग्री किया कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी आपको फिबोनाची की वीडियोस मिलेंगी उसमें से 90% वीडियोस जो हैं वो तकरीबन टेक्निकली गलत बनाई गई हैं, वो फिबोनाची को सही नहीं पढ़ा रहे। इसलिए मैं बाकी आप चार्ट पैटर्न की बात कर लें, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लें, फॉरेक्स के किसी भी टूल की बात कर लें, मैं रिकमेंड करूंगा कि इंटरनेट के ऊपर बहुत मटेरियल अवेलेबल है, उसको पढ़ें, वीडियोस को देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन फिबोनाची वह टूल है जिसके बारे में मैं कहूँगा कि वीडियोज़ को देखने से कन्फ्यूजन पैदा होगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। अब मार्केट को अप्लाई कैसे करना है, फिबो को अप्लाई कैसे करना है? मार्केट ऊपर गई है, नीचे गई है, ऊपर गई है, नीचे गई है, ऊपर गई है, नीचे गई है, ऊपर गई है, नीचे गई है। ये हमारे पास कुछ वेव्स मौजूद हैं, हम इनको वेव कहते हैं। ऊपर गई है, एक वेव बनी, नीचे आई, दूसरी वेव बनी, ये हमारे पास वेव्स मौजूद हैं। फिबोनाची को अप्लाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कई दफ़ा ये फिक्रा मैंने दोहरा दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। फिबोनाची अप्लाई करने का सिंपल फार्मूला है, याद रखें, हमने हमेशा, इसके अंदर वैसे फिर बहुत डीप चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि फिबोनाची को हमेशा
प्रीवियस कंप्लीटेड ट्रेंड पे अप्लाई करते हैं, प्रीवियस कंप्लीटेड ट्रेंड पे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कुछ ट्रेंड्स अवेलेबल हैं। ये मार्केट ऊपर गई है एक ट्रेंड, नीचे गई है दो ट्रेंड, इस तरह से मैं देखूं